नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र महावर और आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल की लाइव क्लास में। और आज अपन एक बार फिर से लाइव क्लास में जुड़े हैं और आज अपन डिस्कस करेंगे महा मैराथन के यानी कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड। आज अपन मैराथन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अपन स्टेप वाइज मैराथन की बात कर रहे थे। आज अपन उसका भी डबल, ये ऐसा कि आप बोल सकते हैं 10 गुना मैटर लेकर आए हैं और आज अपन जुड़े हैं महा मैराथन में। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक बार कहना चाहूँगा कि जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने इस लेक्चर के लिंक को सभी लोगों तक, ताकि सभी लोग अपने साथ जुड़ सके और आज के इस मैराथन का बेनिफिट ले सके। तो फटाफट से आ जाइए और जुड़ जाइए फटाफट से इस मैराथन में। उसके बाद अपन कुछ ही सेकंडों में इस मैराथन को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। सबको लाइक और शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कांस्टेबल के एडमिट कार्ड जो कि रिलीज हो चुके हैं, अभी उनका सेंटर डिस्ट्रिक्ट बता दिया गया है। एक दो दिन में अप्रोक्सीमेटली कल कल से ऐसा माना जा रहा है कि कल से राजस्थान कांस्टेबल के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएंगे। तो डोंट वरी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे और आपके जो एग्जाम है, राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो 6, 7 और 8 तारीख को होने वाला है। 3 दिनों तक इसका एग्जाम होने वाला है। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए उन सभी को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम राजस्थान कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं वो डायरेक्टली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो, उसमें वो आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए फटाफट से मेरे साथ। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूं कि लाइक और शेयर कर दीजिए और सबको बुला लीजिए अपने साथ। उसके बाद इस लाइव क्लास को, महा मैराथन को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाए, जुड़ जाए अपने साथ और आज की इस मैराथन का बेनिफिट ले सके। फटाफट से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, इस मैराथन का लाभ ले सके। चलते अपन आज के इस मैराथन के अंदर एंट्री करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज के इस मैराथन में अपन बात करेंगे कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्पेशली राजस्थान कांस्टेबल और पटवार के लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। चलते हैं, अपन एंट्री कर लिए अपने महा मैराथन में। और इस महा मैराथन का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, थर्मोपाइल, ऑप्शन बी है सौर सेल, ऑप्शन डी है, सॉरी, ऑप्शन सी है डायनेमो, ऑप्शन डी है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप रखिए, उसके बाद में सही आंसर बताऊंगा, फिर आप स्कोरिंग करेंगे। और स्कोरिंग आप सबको मुझे लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्लास के लास्ट में सब स्कोरिंग करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या आपका स्कोर रहा है। और आई होप इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा आपका कंप्यूटर और साइंस से रिलेटेड। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। जल्दी जल्दी आ जाइए, शेयर कर दीजिए और बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से आ जाइए जी। क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है सौर सेल है, कृत्रिम उपग्रह का ऊर्जा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा। एक दंत चिकित्सक, आपने देखा होगा डेंटिस्ट एक दर्पण का काम में लेते हैं दांतों को देखने के लिए, कौन सा दर्पण वो लेता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण और ऑप्शन डी है बेलनाकार दर्पण। बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से आ जाइए।
फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताऊंगा और अपना स्कोर नोट करते रहेंगे। ठीक है, सबको लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए अपने अपने आंसर, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपका स्कोरिंग रह रहा है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर बता दीजिए इसका क्या इसका सही आंसर होगा। जी, सबका मोस्ट वेलकम। फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए आंसर भी बताते रहिए। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा स्लो है, बाकी स्पीड अपन की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। जो डेंटिस्ट हैं वो कौन सा दर्पण का काम में लेते हैं, कौन से दर्पण को काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं अवतल दर्पण को। जी बिल्कुल याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, अवतल दर्पण को काम में लेता है। ठीक है, उसके बाद चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए, सभी को बुला लीजिए, फटाफट से सभी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो सके। हाँ जी, सबका मोस्ट वेलकम। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। जो बेतार, बेतार से मतलब क्या समझते हो, क्या समझते हो बेतार? वायरलेस की बात की जा रही है कि पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, शोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट से जो भी जुड़े हैं फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्योंकि काफी सारे एमसीक्यूज अपन सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है आपके फर्स्ट पेज पर मैंने बता दिया था आज का अपना जो मैराथन है वो मैराथन ही नहीं महा मैराथन है। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, सबको बुला लीजिए, आंसर भी बताते रहिए साथ में। जी बिल्कुल, आंसर आपको देना है कौन सा मंडल है, नीचे ऑप्शन में दिए है, वो आपके बेतार संचार प्रणाली को परावर्तित करता है। बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आयन मंडल। आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो आपका वायुमंडल है, आपका ब्रह्मांड है, उसको कुछ लेयर में डिवाइड किया है, कुछ आयन मंडल, कुछ सौर मंडल, कुछ ताप मंडल। उसके आधार पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आ जाइए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है ब्रैकेट में, डेसिबल, यानी किस स्तर में अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण करती हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि है जो कि ध्वनि प्रदूषण के लिए हानिकारक या ध्वनि प्रदूषण करवाती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर है 30 डेसिबल, ऑप्शन बी 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 60 डेसिबल, ऑप्शन डी 80 डेसिबल। आंसर आपको कमेंट करना है फटाफट से, क्या इसका सही आंसर होने वाला है, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या इसका सही आंसर होने वाला है। 80 डेसिबल, 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल और 80 डेसिबल, क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी कमेंट फास्ट, जल्दी से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और आंसर भी बताते रहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर बता दीजिए। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है 80 डेसिबल। यहां से आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ध्वनि है, ध्वनि का जो मात्रक होता है या ध्वनि का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है जो ध्वनि होती है उसका यूनिट होता है डेसिबल, भूलना नहीं है, ध्वनि का यूनिट होता है डेसिबल। और आपको ऐसी इस तरीके से लिखा मिलेगा एग्जाम में, यदि ऑप्शन में पूछा जाए तो डी स्मॉल में, बी कैपिटल में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्या आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण के लिए होता है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जा सकता है कि मनुष्य के लिए कितनी ध्वनि फेवरेबल है, मतलब किस ध्वनि से ज्यादा यदि हो जाए, ध्वनि के कितने स्तर से ज्यादा हो जाए कि वो मनुष्य के लिए, मनुष्य के जो कान हैं उनके लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं, डेंजर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको आंसर याद रखना है 90 डेसिबल। कितना आंसर याद रखना है? 90 डेसिबल आपको याद रखना है।
इससे ज्यादा यदि ध्वनि हो जाती है तो पर्सन को, पेशेंट को या फिर मनुष्य को वो खतरनाक हो सकती है उसके लिए। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि अभी काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने साथ नहीं ज्वाइन हो पाए, तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए उनको ताकि उनको सबको बेनिफिट हो सके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? क्या इसका सही आंसर है? आपको आंसर बताना है कि टेलीविजन मतलब टेलीविजन से क्या समझे? टीवी, टीवी का फुल फॉर्म टेलीविजन। तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्य विकिरण या फिर ऑप्शन नंबर 4 थे, इनमें से कोई नहीं है। क्या इसका सही आंसर होगा? आप सबको कमेंट करना है, फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए कमेंट कर दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। टेलीविजन के बारे में पूछा गया है आपसे जी, जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। हाँ जी दीपक जी, बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर करते रहिए जी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। टीवी के लिए जो दूरस्थ किरणें होती हैं, विकिरणें होती हैं चुंबकीय, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए काम में ली जाती है, तो कौन सी होती है? अवरक्त किरणें। भूलना नहीं है आपको, अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। निम्नलिखित विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन है। ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी या फिर सूक्ष्म तरंगे। क्या इसका सही आंसर होगा? आप सबको कमेंट करना है, बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। वायुमंडल में जो ओजोन गैस आती है, एक प्रकार को आपको पता होगा ओजोन एक हानिकारक है, ओजोन हमारे लिए, जीवों के लिए हानिकारक है, तो उस किरण को या उसको कौन सी नीचे ऑप्शन में दिया है वो उसको अवशोषित कर लेते हैं और हमारे तक, पृथ्वी तक, वायुमंडल तक नहीं आने देती है। तो किसका, इसका सही आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पराबैंगनी विकिरणें हैं या पराबैंगनी, वायुमंडल के अंदर पराबैंगनी विकिरणें वो क्या करती है? ओजोन को पृथ्वी तक नहीं आने देती है, ओजोन को पृथ्वी तक नहीं आने देती है और अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के एक तरीके से कवच का काम करती है, पृथ्वी के जीवों के लिए कवच का काम करती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो अभी वैश्विक उष्णता है पृथ्वी पर, धरातल पर वैश्विक उष्णता है जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है, वो किस कारण से है? तो उसका जो कारण पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि किस कारण से है? वो है आपके प्रदूषण के कारण से। और प्रदूषण क्या कर रहा है? पोल्यूशन धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ रहा है। पोल्यूशन क्या है? निरंतर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। पोल्यूशन धीरे धीरे, पोल्यूशन क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण से जो आपकी ओजोन लेयर है, जैसा कि मैंने बताया कि ओजोन लेयर है, ठीक है, आपके वायुमंडल में ओजोन लेयर है, ऊपर से जो भी पराबैंगनी विकिरणें आती हैं उसके कारण से ये ओजोन लेयर धीरे धीरे से क्या होती जा रही है? क्षय होती जा रही है, इसमें कमी होती जा रही है, छेद होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे छेद होते जा रहे हैं। तो ये जो किरणें हैं डायरेक्ट नीचे आ रही है और नीचे आकर धरातल पर क्या करती है? वैश्विक उष्णता, जो कि आपने देख लिया होगा कि जैसे आपकी जलवायु कैसे परिवर्तित हो रही है, सर्दी के टाइम पे सर्दी नहीं है, गर्मी के टाइम, वो सारा रीजन इसी का है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नांकित गैसों से किसे प्रयोग में लिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ गैसों के नाम दे रखे हैं, उनमें से पूछा गया है जो आपका पीने का पानी होता है, पीने का पानी होता है, टंकी में जो पानी होता है उसको आप पीने लायक या शुद्ध बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आपको देना है, फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है।
जी आंसर सबको देना है, आंसर सबको देना है, अपना अपना स्कोर सबको बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए डायरेक्टली सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। राजस्थान कांस्टेबल में स्पेशली, पटवार में स्पेशली ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बता दीजिए कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस है जो नीचे दे रखी है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने फटाफट से बता दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसका सही आंसर होने वाला है? लाइक और शेयर करते रहिए जी, सबका मोस्ट वेलकम, लाइक और शेयर करते रहिए और आंसर बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन जो गैस है वो क्या करती है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए काम में ली जाती है। आपने क्लोर सार प्रक्रिया पढ़ी होगी, क्लोर सार प्रक्रिया पढ़ी होगी, डिटेल से अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को बेनिफिट हो सके, सभी लोग अपने साथ जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुकेन सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप में पाई जाती है? कुकेन आपने नाम सुना होगा, सिंकोना भी आपने नाम सुना होगा, वो क्या है, एक प्रकार की किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, जड़, फल, बीज या छाल। क्या आंसर है, जड़, फल, बीज या छाल? बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ, क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए। कुकेन के बारे में आपसे पूछा है, सबको पता है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा कुकेन के बारे में, फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जी जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है, क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है छाल। कुकेन और सिंकोना जो है कहां पर पाई जाती है, पौधे के या जो होता है ना उसके छाल में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, छाल, छाल आप सब जानते हैं। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लौंग है, लौंग सबको पता है लौंग क्या है। ठीक है, आपके घर में भी होता है लौंग, जब आपको थोड़ी सी खांसी हो जाती है तो लौंग को सेक कर खा लेते हैं, उसी लौंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि लौंग क्या है। ऑप्शन आपके सामने, तने की गांठ है, जड़ की गांठें हैं, या फिर पत्तियां हैं, या फिर सूखे फल है, सॉरी सूखे फूल है। फटाफट से आंसर बताइए क्या है इसका सही आंसर। लौंग क्या है, एक प्रकार का जड़ की गांठें हैं, तने की गांठें हैं, पत्तियां हैं, या फिर सूखे फूल है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी दीपक जी, बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा, लौंग क्या है जी, फटाफट से आंसर बताइए। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है सूखे फूल। सबको पता है जी, आप यदि लौंग को देखते होंगे, आपने लौंग को देखा होगा तो ऐसा लगता होगा कि उसके चार टोपी जैसे बने हुए हैं, बिल्कुल फूल की तरह है, बिल्कुल फूल ही है। लौंग क्या है, फूल ही है, फूल सूख जाते हैं वो लौंग के रूप में बन जाते हैं। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, आंसर भी कमेंट करते रहना है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए किस तरीके से आंसर को, एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करें। ठीक है, आगे चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी को पीने से आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी एक गिलास पानी को पीने से? आंसर आपको देना है फटाफट से, 0, ऑप्शन बी है 15 कैलोरी, ऑप्शन सी है 25 कैलोरी, ऑप्शन डी है 50 कैलोरी। बताइए क्या इसका सही आंसर है, फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है, लाइक और कमेंट करते रहिए, फटाफट से बताइए क्या इसका सही आंसर है, कितना कैलोरी को पीने से, फटाफट से बता दीजिए जी, सबको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सबको पता होगा इसका आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, तो आपका बिल्कुल किसी भी कंडीशन पर इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा, सबको बताना है जी, सबको, हाँ जी सबको बताना है फटाफट से। हाँ जी क्या बोल रहे दीपक जी, टेक्निकल प्रॉब्लम, नो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क से कोई दिक्कत आ रही होगी, आपके नेटवर्क को ऑन कर बंद करके एक बार चालू करें। नेटवर्क इशू होगा आपका खुद का, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू नहीं है, ठीक है। फटाफट से एक बार बंद करके चालू कर लीजिए नेट, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सही, ठीक है, डोंट वरी। बाकी क्वेश्चन का आंसर बताइए कि एक गिलास पानी को पीने में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आपको आंसर बताना है जी। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है 0। आपको पता है पानी पीने से कोई एनर्जी नहीं मिलती है, पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती है, आपको पता है पानी पीने से कोई कैलोरी आपको नहीं मिलती है, कोई कैलोरी ऊर्जा आपको नहीं मिलती है, वो तो आप खाना खाते हैं कुछ और खाते हैं तो मिलती है, पानी से कोई कैलोरी नहीं मिलती है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 0, कोई कैलोरी से नहीं मिलती, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, कारण आपसे पूछा गया है। आपको पता है जब आप आकाश को देखते हैं तो वो नीला सा दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, क्या एग्जैक्ट में, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि आकाश नीला होता है, नहीं होता है, आकाश नीला नहीं होता है, अपने को दिखाई देता है। ऑप्शन आपके सामने क्यों दिखाई देता है, ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन बी है प्रकाश का परिक्षेपण होता है, ऑप्शन सी है प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ऑप्शन डी है सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। आकाश नीला दिखाई देता है, क्या आपको लगता है कि आकाश नीला एक्चुअल में नीला होता है? जी नहीं होता है, मैं कह रहा हूं आपसे आकाश बिल्कुल नीला नहीं होता है, वो अपने ही कलर में व्हाइट होता है। ठीक है, बिल्कुल आकाश नीला नहीं होता है, आपने को दिखता है वो नीला होता नहीं है, बल्कि क्यों होता है वो आपके सामने कंडीशन या कारण आपको बताना है। ठीक है, हाँ जी दीपक जी, हो गई आपकी प्रॉब्लम सोल्व? ठीक है, हो गई होगी, आई होप आपकी प्रॉब्लम जो थी नेटवर्क इशू तो इजीली सोल्व हो चुकी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई इशू है। डोंट वरी, अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार जी। आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट आपको याद रखना ही रखना है, आपको भूलना ही नहीं है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण से नीला रंग होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण से नीला होता है आपका आकाश। ठीक है, नीला दिखाई देता है, होता नहीं दिखाई देता है। ठीक है, किस कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन से वो दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना है, कभी भूलना नहीं है इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा तना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है। ऑप्शन आपके सामने है, सलजम, अदरक, गाजर या फिर शकरकंद। आंसर आपको देना है, कौन सा तना है, सलजम है, अदरक है, गाजर है या शकरकंद है, आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताइए। तने के बारे में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन काफी सारे अपन ने सोल्व कर लिए, तो इसका आंसर बिल्कुल किसी का गलत नहीं होगा। क्या है, तना आपसे पूछा गया है, सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद, आंसर आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको पता है जी। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। अदरक है वो एक तना होता है, अदरक है वो एक तना होता है जी बिल्कुल। शकरकंद को आप जानते हो क्या है, जड़ है। उसके अलावा गाजर को आप जानते हो क्या है, जड़ है। उसके अलावा शकरकंद को आप जानते हो क्या है, जड़ है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अदरक। ठीक है, तो एक बार फिर से लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि सभी लोग अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है, किस प्रकार का अयस्क है, किसका अयस्क है बॉक्साइड, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी है तांबे का, ऑप्शन डी है सोने का। किसका अयस्क है बॉक्साइड, बता दीजिए फटाफट से क्या इसका सही आंसर होगा। और जो भी आ रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
ठीक है, फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, बॉक्साइट के बारे में पूछा है तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या पूछा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कांसा मिश्रित धातु है। जो कांसा है आप सब जानते हो, कांसा आप गांव में मोस्टली ऐसा बोलते हैं कांसे की थाली, थाली आपको जानता होगा, कांसे की थाली वही कांसा है। ये आंसर आपको बताना है क्या किस किस से मिलकर बना है। ऑप्शन आपके सामने है तांबा और टीन, ऑप्शन बी है तांबा और चांदी, ऑप्शन सी है तांबा और जस्तार, ऑप्शन डी है तांबा और शीशा। बताइए किसका क्या आंसर है। गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा, तांबा टीन या तांबा चांदी या फिर तांबा जस्ता या फिर तांबा शीशा। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बता दीजिए। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है तांबा और टीन। कांसा किस किस का मिश्रित धातु है, तांबा और टीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। किससे संबंधित है आपका ग्रीन मफलर, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित हो आपसे पूछा गया है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी, बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ध्वनि प्रदूषण से है आपका ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, या मीथेन गैस आपने नाम सुना होगा, मीथेन गैस। और मीथेन गैस आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपेटिटिव एग्जाम में। फॉर्मूला क्या होता है मीथेन गैस का, तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। उसका उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, गेहूं के खेत में, धान के खेत में, कपास के खेत में या फिर मूंगफली के खेत में। फटाफट से बता दीजिए क्या है, फटाफट से बता दीजिए मीथेन उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, बताइए। गेहूं का खेत जो होता है उसमें प्राय उत्पादन होता है, धान के खेत में उत्पादन होता है, कपास के खेत में उत्पादन होता है और मूंगफली के खेत में उत्पादन होता है। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर आपको सही लगता है। ऑलमोस्ट आंसर पता होगा इसका, क्या इसका सही आंसर हो सकता है, आंसर बताइए फटाफट से। जी, जी बहुत ही अच्छा आंसर दिया है दीपक जी, बहुत ही अच्छा आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है धान का खेत। यानी धान के खेत से मीथेन एक प्रकार की गैस है जो कि प्राप्त होती है, वहां से उत्पादन किया जा सकता है या उत्पादन होता है। याद रखना है आपको, धान के खेत से मीथेन गैस प्राप्त हो सकती है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि एक बार फिर से आपको लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, क्योंकि अभी काफी सारे लोग हैं अपने साथ नहीं जुड़ पाए, सबको मोस्ट ऑफ दी हो सकता है उनको पता नहीं हो अपनी क्लास का। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपने साथ जुड़ जाए और आज की इस महा मैराथन का लाभ ले सके। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अपने एमसीक्यू सेशन में भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको कभी भूलना ही नहीं है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
ऑप्शन आपके सामने, बताइए। अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। क्या इसका सही आंसर होगा आपको बताना है, आपको फटाफट से कमेंट कर देना है क्या इसका सही आंसर होगा। जी फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है और अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है लीवर। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि अपने शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अपने शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो फिर उस कंडीशन पे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, क्या याद रखना है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि है, और डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं दी, केवल ग्रंथि पूछ जाए तो फिर यकृत ग्रंथि है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन एक बार फिर से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपने साथ जुड़ सके। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में शोषण होता है, आप सबको पता है इसका सही आंसर क्या होगा। स्तनधारियों में शोषण होता है, आपसे पूछा गया है किसमें, किसके द्वारा होता है स्तनधारी, स्तनधारी कौन होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि स्तनधारी कौन होते हैं, और आपको मैं बता चुका हूँ स्तनधारी कौन होते हैं, तो पहले इसका आंसर दीजिए, फिर इसका डिटेल में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, स्तनधारियों में शोषण होता है क्लोम के द्वारा, ऑप्शन बी है श्वास नली के द्वारा, ऑप्शन सी है त्वचा के द्वारा, ऑप्शन डी है फुफ्फुस द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। शोषण किसके द्वारा होता है, स्तनधारियों में शोषण किसके द्वारा होता है, फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जी जी फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बहुत ही अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फुफ्फुस द्वारा। फुफ्फुस जिसको लंग्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लंग्स, आप सबको पता है लंग्स। फेफड़े क्या बोला जाता है, फेफड़े जो होते हैं वही होते हैं आपके फुफ्फुस, जो कि स्तनधारियों में शोषण अंग होता है। अब स्तनधारी क्या होते हैं आप समझते होंगे, फुफ्फुस किसके अंदर शोषण का काम करते हैं, बिल्कुल मनुष्य के अंदर श्वसन का काम करते हैं। तो मनुष्य क्या है, एक प्रकार का स्तनधारी है। स्तनधारी से क्या मतलब समझते हैं, जो कि स्थल पर रहते हैं या फिर ऐसे जीव जो कि उनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके शरीर पर रोम होते हैं, उनको स्तनधारी के रूप में माना जाता है। तो बिल्कुल मनुष्य का उदाहरण आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर कौन सा श्वसन का काम करता है, लंग्स, आपके फेफड़े हैं जो कि श्वसन का काम करते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। आपको पता है सिरका क्या होता है, उसका रासायनिक नाम आपको बताना है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है ब्यूटेरिक अम्ल, ऑप्शन सी है फॉर्मिक अम्ल और ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। सिरके का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, आंसर आपको देना है क्या इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन है आपके पास, हाँ जी बहुत मोस्ट वेलकम सबका, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ जी, जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है टार्टरिक अम्ल। सिरके का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल होता है। जी बहुत ही अच्छा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने के साथ जुड़ सके और बेनिफिट ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया किस रोग का दोष है। मायोपिया के बारे में आप सब जानते होंगे, मायोपिया क्या है, और मैं बता भी चुका हूं प्रीवियस क्लासों में, जिसने भी प्रीवियस क्लास से मिस किया फटाफट से उन क्लासों को देख लेना अब इस क्लास के बाद। मायोपिया के बारे में आपसे पूछा गया है, मायोपिया किस रोग का दोष है, किस रोग से संबंधित है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, हृदय से संबंधित, ऑप्शन बी है कर्ण से संबंधित, ऑप्शन सी है नेत्र से संबंधित और ऑप्शन डी है वृक्क से संबंधित। क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए, मायोपिया किस रोग का दोष है। जी जल्दी जल्दी कमेंट करने जी कर देना है फटाफट से। हाँ जी दीपक जी फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी
जी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, नेत्र से संबंधित। जो मायोपिया रोग है वो किससे संबंधित है? नेत्र, आपकी आंखों से संबंधित है। आपने सुना होगा निकट दृष्टि दोष। जी बिल्कुल मायोपिया वही है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोला जाता है इंग्लिश में। तो आपको दोनों मीनिंग आपको याद रखनी है। क्वेश्चन रिपीटेड है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर बताना है। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? आंसर आपको देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आंसर आपको बताना है, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, या किलो जूल, या फिर वाट? फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ, और मुझे पता है सबको पता होगा इसका आंसर, सबको आता होगा इसका आंसर। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है, और सही होना चाहिए, सही आंसर होगा आप सबका, क्योंकि आप सब जानते हैं इसके बारे में और काफी बार बता चुका हूं मैं। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है। एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, ध्यान देना है क्या पूछा है, नहीं है। डायरेक्ट से जल्दीबाजी में ऐसा मत समझ लेना कि ऊष्मा की इकाई पूछिए तो डायरेक्ट आप आंसर लगा दोगे कैलोरी, तो बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सी नहीं है, यानी जो ऑप्शन आपको दिए उनमें से 3 ऊष्मा की इकाई है, एक ऐसा है जो नहीं है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन आंसर बताइए इसका, उसके बाद चलेंगे। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। वाट है, वाट है जो कि किसका मात्रक है, एक तरह से किसकी इकाई है, वोल्टेज की है। ठीक है, किसके विभवांतर का है, वोल्टेज का है वाट, इसीलिए ये ऊष्मा का नहीं होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में होता है? साधारण जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर आप सब जानते हैं, उसमें कौन सा द्रव या कौन से द्रव प्रयोग में होते हैं? आंसर आपको देने हैं। ऑप्शन है आपके पास जल, पारा, अल्कोहल, या फिर सभी। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? जल है, पारा है, या फिर सभी है? मोस्ट ऑफ दी सबका मोस्ट वेलकम। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि काफी सारे अपन क्वेश्चन सोल्व करने वाले, क्योंकि आज अपना मैराथन है, मैराथन ही नहीं महामैराथन है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। साधारण बैरोमीटर, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? जल, पारा, अल्कोहल, या फिर सभी होता है? बता, फटाफट से आंसर दीजिए। जी जी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पारा। जो बैरोमीटर होता है उसमें कौन सा पदार्थ भरा हुआ होता है? पारा भरा रहता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका पारा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आंसर में आपको इस चीज को पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, यानी जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 ऑप्शन आपको जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलेंगे, एक ऑप्शन है उसको आपको हटाना है। फटाफट से हटा दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से हटा दीजिए। हाँ जी, अविनाश जी, दीपक जी, और कॉमेडी जो भी है वो। ठीक है, फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या फिर यूरेनियम? क्या इसका सही आंसर होगा? कंफ्यूजन नहीं होना है। जीवाश्म ईंधन आपसे पूछा गया है, और जिसको पता है जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, उसका राइट आंसर होगा। फटाफट से बता दीजिए जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, या फिर यूरेनियम? जी फटाफट से आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। आपको पता है कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है, और जो प्राकृतिक गैस है वो भी क्या है, एक तरीके की जी जीवाश्म ईंधन के रूप में मानी जाती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। और नवीकरणीय स्रोत से मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। आंसर आपको बताना है, फटाफट से आंसर बता दीजिए। नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या सौर ऊर्जा। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। पूछा गया है नवीकरणीय, जो पूछा गया है मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसका आंसर आपको देना है फटाफट से। क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम या पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। जी, बहुत ही अच्छा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सौर ऊर्जा। आपको पता है नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। ऐसे स्रोत जिनको एक बार यूज कर लिया जाता है वापस से उनको बनाया जा सकता है, वो नवीकरणीय स्रोत होते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा है, एक बार आप काम में ले लिया वापस से उसको क्या कर लिया जाता है, वापस से बनाया जा सकता है, तो सौर ऊर्जा है। बाकी जो तीन है वो एक बार खत्म हो जाती है तो वापस से नहीं बनाई जा सकती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्च है। क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्च है, ऑप्शन आपके सामने है। कौन है स्टार्च, ऑप्शन आपके सामने है। मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है या फिर इनमें से कोई नहीं है। क्या इसका सही आंसर है, फटाफट से बता दीजिए स्टार्च क्या है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, जल्दी जल्दी आंसर बताना है और लाइक और शेयर कर दीजिए अभी सभी लोगों को, ताकि बाकी लोग भी अपने साथ जुड़ सके। जी, स्टार्च एक टाइप का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना जो यौगिक होता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड उनको बताया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है पाश्चुरीकरण। ऑप्शन आपके सामने है, दूध के निर्जलीकरण में। ऑप्शन बी है दूध के निर्जलीकरण से। सॉरी, दोनों क्वेश्चन एक जो ऑप्शन है, आप तीन ऑप्शन ही समझ लीजिए इसका आंसर के। ठीक है, तो दूध के निर्जलीकरण से। ऑप्शन सी है दूध के किण्वन से। ऑप्शन डी है दूध के आसवन से। बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या इसका सही आंसर होगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, सॉरी तीन ही ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है आपका दूध का निर्जलीकरण, ऑप्शन बी है आपका दूध के किण्वन से और ऑप्शन डी है आपके पास दूध के आसवन से। फटाफट से आंसर बता दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। आसवन क्या इसका सही आंसर है। हाँ जी, धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, फटाफट से सबको आंसर देना है। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है दूध के निर्जलीकरण से। आपने टीवी में एड भी सुना होगा, या फिर आप जब दूध की थैली लेकर आते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है आपको पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकृत दूध। बिल्कुल किससे संबंधित है, दूध के निर्जलीकरण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन एक बार लाइक और शेयर ठोक दीजिए और बता दीजिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, 16 सितंबर को, 5 जून को, 23 मार्च को और 21 अप्रैल को। क्या इसका सही आंसर है, फटाफट बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है। फटाफट से बता दीजिए कि जो ओजोन परत दिवस है, और ओजोन परत जैसा कि मैंने आपको बताया कि पराबैंगनी किरणों से अपनी सुरक्षा करती हैं, तो कवच का काम करती है। इनका जो संरक्षण दिवस है कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 16 सितंबर को, 5 जून को या फिर 23 मार्च को या फिर 21 अप्रैल को। फटाफट से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जी जी, बहुत ही अच्छा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 16 सितंबर को। जी बिल्कुल, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मानव त्वचा है।
मानव त्वचा क्या है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, एक प्रकार की कोशिका है, ऑप्शन बी है एक प्रकार का ऊतक है, ऑप्शन सी है एक प्रकार का अंग है, और ऑप्शन डी है सभी। ऑप्शन डी है सभी। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर आप सबको बताना है, कमेंट करना है क्या इसका सही आंसर होगा। मानव की जो त्वचा है वो क्या है, एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है, या फिर सभी है। फटाफट से आंसर दीजिए। जी, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी अपना स्कोर बनाते रहना है, अपना स्कोर भी बनाना है बिल्कुल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आप आई होप आप सब कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, और कांस्टेबल के एग्जाम के रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या इसका सही आंसर है। मानव त्वचा एक प्रकार की क्या है। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। मानव त्वचा क्या है, एक प्रकार का अंग है, और ऑलमोस्ट आपकी बॉडी का सबसे बड़ा अंग माना जाता है मानव की त्वचा। जी, कोशिका तो है ही है, बिल्कुल अंग है तो कोशिका तो है ही है, ऊतक भी है, अंग है, पर पर्टिकुलर इसका आंसर हो जाता है अंग, क्योंकि एक स्पेशली अंग के रूप में इसको माना जाता है। और कभी कभी क्या हो जाता है, आप इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाते हैं और इनमें से आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग। ठीक है, तो ये अंग एक प्रकार का अंग ही है ये, आपकी बॉडी का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा अंग है मानव त्वचा। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंसुलिन स्त्रावित होता है। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और सबको ऑलमोस्ट पता होगा इसका आंसर। इंसुलिन स्त्रावित होती है, कहां से स्त्रावित होती है इंसुलिन। ऑप्शन है स्प्लीन के द्वारा, ऑप्शन बी है गोनेड के द्वारा, ऑप्शन सी है यकृत के द्वारा, और ऑप्शन डी है पेनक्रियाज के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि आप हिंदी लैंग्वेज पर ही नहीं जाए, थोड़ा सा उनका इंग्लिश मीनिंग भी पढ़ने की कोशिश करें, और मैं आपको इंग्लिश की बारे में बताता हूं। जी बिल्कुल सारे जो ऑप्शन दिए हैं इंग्लिश में दिए हुए हैं, अब आपको कंफ्यूजन होगा क्या इसका सही आंसर होगा। आपने कुछ अलग पढ़ा है हिंदी में, आंसर ऑप्शन में अलग दिए हैं, अब क्या किसको आप टिक करोगे, फटाफट से टिक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि क्या इसका सही आंसर होगा, उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगा इसका। जी फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी सबको आंसर देना है, फटाफट से आंसर दीजिए। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी, सबका ऑलमोस्ट आंसर दिया है। दीपक जी, अविनाश जी, जी बहुत ही अच्छा आंसर है पेनक्रियाज। जी आपको पता है, बहुत सौ ने पढ़ा होगा कि हिंदी में कि पेनक्रियाज नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है अग्नाशय। क्या पढ़ा है अग्नाशय पढ़ा है उसने, बहुत सौ ने क्या पढ़ा है अग्नाशय, और उन्होंने यदि इंग्लिश मीनिंग पर गौर नहीं किया, इंग्लिश मीनिंग को नहीं पढ़ा है, तो ये आंसर उनका गलत हो जाता है। तो अग्नाशय को पेनक्रियाज बोला जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, तो बिल्कुल जिसने नहीं देखा हो बिल्कुल उस वीडियो को जरूर जाके देखे, होम पेज पर आपको जाते ही मिल जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में आपको मिल जाएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंगों का भेद नहीं कर सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए फटाफट से, सबको इसका आंसर पता है, लेकिन मैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा घुमा के पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों पर भेद नहीं कर पाता है। अब रंग अंध क्या होता है जी, फटाफट से उसका आंसर आपको बताना है। बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन इसका आंसर पहले आप दीजिए। हो सकता है आप में से काफी सारे जानते होंगे इसके बारे में, तो उसका आंसर सही हो सकता है। बिल्कुल बाद में बताऊंगा मैं इसका सही आंसर क्या है। फटाफट से बताइए। ऑप्शन आपके सामने पीला और हरा ऑप्शन बी है, काला और नीला ऑप्शन सी है, लाल और हरा ऑप्शन डी है, नीला और हरा। क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से क्या इसका सही आंसर होगा। रंग अंध व्यक्ति किन रंगों पर समझ नहीं पाता, किन रंगों में वो अंतर नहीं कर पाता है, उसका आंसर आपको देना है फटाफट से। जी फटाफट से दीजिए, रंग अंध। जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। सबको कमेंट करना है जी, फटाफट से कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जी सबको पता होगा ऑलमोस्ट। हाँ, और जो भी नए आ रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, सबसे फर्स्ट वीडियो को लाइक करना आपका काम बनता है।
ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू बने रहे। जी, आपसे क्वेश्चन पूछा था रंग अंध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, तो वो किस में नहीं कर पाता, लाल और हरे में। अब रंग अंध अलग से नाम आ गया है, आपने पढ़ा होगा इसको कलर ब्लाइंडनेस, आपने पढ़ा होगा इसको कलर ब्लाइंडनेस, और मैंने भी यही पढ़ा है आपको कलर ब्लाइंडनेस, या फिर हिंदी में बोले तो वर्णांधता आपने पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, ये वही क्वेश्चन है, उसी के बारे में पूछा है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस को ही रंग अंध व्यक्ति कहा जाता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको रंग में भेद नहीं करना पड़ता है, रंग में भेद नहीं करना आता है। और कौन से रंगों में वो भेद नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद चलते अपन नेक्स्ट, और जो भी नहीं आ रहा है बिल्कुल वीडियो को पहले लाइक करें, उसके बाद कंटिन्यू मेरे साथ बने, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी अपने साथ जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीन इनमें से इनसे बने होते, जीन इनसे बने होते, किन से बने होते जीन, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने, न्यूक्लिक एसिड से है, ऑप्शन बी है प्रोटीन से, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी है लिपिड से। बताइए क्या इसका सही आंसर है। जीन किससे मिलकर बना होता है, आपको पता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए। जीन किससे मिलकर बना है, फटाफट से बता दीजिए। न्यूक्लिक एसिड से है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या लिपिड से। क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। जी सबको आंसर देना है, फटाफट से सबको आंसर देना है। जो भी नहीं आ रहे बिल्कुल वीडियो को सबसे पहले लाइक करेंगे, उसके बाद शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, उसके बाद लास्ट तक मेरे साथ कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि आज अपन बात कर रहे हैं महामैराथन की। तो जीन के बारे में आपसे पूछा गया है। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जीन किससे मिलकर बना होता है, तो जीन आपके न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, जीन न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए, आपने नाम सुना होगा डीएनए और आरएनए। जी बिल्कुल, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी बिल्कुल, डीएनए को मनुष्य के अंदर, जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में माना जाता है। मनुष्य के अंदर डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में माना जाता है, और इसी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। डीएनए की सबसे छोटी यूनिट को जीन कहा जा सकता है, जीन कहा जाता है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है जीन। ठीक है, आ गया समझ में कैसे बताया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर बता दीजिए। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, गैल्वेनीकरण आप करते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए आप करते हैं, तो किसका लेप करते हैं, किसका लेप करते हैं, ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से बता दीजिए। एल्यूमिनियम का लेप करते हैं गैल्वेनीकरण में, या फिर गैलेनो का लेप करते हैं, या फिर चांदी का लेप करते हैं, या फिर जस्ते का लेप करते हैं। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। गैल्वेनीकरण जो अपन करते हैं वो किसका लेप करते हैं, एल्यूमिनियम का, गैलेनो का, चांदी का या जस्ते का। फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जंग से बचाने के लिए किसका लेप करते हैं, दरवाजे पर जो भी आपकी लोहे की चीजें बनी होती है उस पर किसकी पुताई कर दी जाती है, किसकी परत चढ़ा दी जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण बोला जाता है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिए। जी एल्यूमिनियम का, गैलेनो का, चांदी का, जस्ते का, फटाफट से आंसर दीजिए। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जस्ते की परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनीकरण में, भूलना नहीं है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है। और ये क्वेश्चन काफी बार मैं आपको बता चुका हूं, और आई होप आप सबका इसका सही आंसर होगा, आप सबका इसका सही आंसर होगा। फटाफट से बता दीजिए कि पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है। पीतल किन किन से मिलकर बनी होती है, तांबा निकेल से, ऑप्शन बी है तांबा टीन से, ऑप्शन सी है तांबा जस्ता से, ऑप्शन डी है तांबा जस्ता एवं निकेल से, तीनों से। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दी जाए कि पीतल किसकी धातु है, किसकी मिश्रित धातु है। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी ऑलमोस्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सबका आंसर ऑलमोस्ट चल रहा है, लेकिन बट फटाफट से आंसर कमेंट जल्दी कीजिए, क्योंकि काफी सारे एमसीक्यू अपन सोल्व करने वाले हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। काफी बार बता चुका हूं,
किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, और गलत हो जाता है तो फिर बहुत शर्म की बात होती है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। काफी बार बता चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, तांबा एवं जस्ते से मिलकर बना होता है आपका पीतल। जी बिल्कुल राइट आंसर है जी दीपक जी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको पता है इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। पेंसिल का जो लेड है वो क्या होता है? पेंसिल के अंदर आपने देखा होगा एक जिससे आप लिखते हैं, पेंसिल आप सब यूज करते हैं पेंसिल, और उसमें जो काली सी जो पेंसिल रखी होती है वो क्या होती है? लकड़ी या लकड़ी का कोयला होता है, या फिर कोयला होता है, या फिर ग्रेफाइट होता है, या फिर लैंप ब्लैक होता है? क्या इसका सही आंसर है? फटाफट से कमेंट करना है फटाफट से। और जो भी नए आ रहे बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, फटाफट से आंसर बता दीजिए, पेंसिल का जो लेड है वो क्या होता है? हाँ जी दीपक जी, राधे जी, अविनाश जी, जितेंद्र जी, बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्रेफाइट। पेंसिल का जो बीच वाला पोर्शन होता है काला काला सा, आपने देखा होगा, वो क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। और यहाँ पर आपको एक ऐसा क्वेश्चन याद रखना है कि ऐसी अधातु का नाम बताइए, ऐसी अधातु का नाम बताइए जो क्या है? विद्युत की सुचालक है। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है या अचालक होती है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत की चालक होती है, विद्युत का चालन करती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होती है। क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन आपके सामने यही चारों हैं, ऑप्शन आपके सामने यही चारों हैं, लकड़ी का कोयला, ग्रेफाइट या लैंप ब्लैक। क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट से बता दीजिए जी, जल्दी कमेंट कीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसका सही आंसर यही होता है, ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा ही अधातु है, यही एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करते हैं। बहुत ही अच्छा आंसर है, आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना है। क्वेश्चन कहीं पर भी रिपीट हो सकता है, एक क्वेश्चन कहीं पर भी रिपीट हो सकता है, और क्लास 10th में तो ये बार बार आता है। ठीक है, तो फटाफट से याद रख लेना इसको, और चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओजोन परत पाई जाती है। जी बिल्कुल, काफी बार रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश मंडल में, शोभ मंडल में, शोभ सीमा में, या समताप मंडल में। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। ओजोन परत के बारे में मैं बता चुका हूं कि एक प्रकार से आपके जो अपने जो जीव हैं उनके लिए वायुमंडल है, उनके लिए एक प्रकार सा एक कवच का काम करती है। किससे सुरक्षा करती है अपने जीवों की? जी, पराबैंगनी विकिरण है, उनसे उनको पृथ्वी तक नहीं आने देती है, उनको वहीं पर अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती। लेकिन धीरे धीरे वैश्विक उष्णता बढ़ रही है तो छेद होते जा रहे हैं इसमें, और आगे तक ये पहुंच रही है। लेकिन ये कहां पर पाई जाती है? क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंसर आपको देना है प्रकाश मंडल में, शोभ मंडल में, शोभ सीमा में, या फिर समताप मंडल में। आंसर आपको बताना है, फटाफट से आंसर बताइए जी। हाँ जी दीपक जी, जितेंद्र जी, अविनाश जी, राधे जी, फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। भूलना नहीं है, कंटेस्ट आपको मुंह पे याद होनी चाहिए कि जो ओजोन परतें कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए, और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है इसीलिए आपको याद होनी चाहिए। और यहीं पर मैंने कुछ क्वेश्चन बताए उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। ठीक है, पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए जो भी नए आ रहे हैं बिल्कुल, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दे, ताकि सबको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और सब लेट नहीं हो, तुरंत अपनी क्लास में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेलेक्टेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन डी, विटामिन डी में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, विटामिन है डी, विटामिन है डी, कौन सा विटामिन है? डी विटामिन है, विटामिन डी, उनमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, या फिर कौन सा इसका
वे केमिकल नेम है, ऑप्शन आपके सामने है एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है फोलिक अम्ल, ऑप्शन डी है रेटिनॉल। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। और विटामिन से संबंधित जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, विटामिन से रिलेटेड आपके अपने चैनल पर काफी सारे ट्रिक्स पड़ी हुई है, जिसने नहीं देखे तो बिल्कुल वहां से देख लिए, और जिसने ये मान के चलना वो ट्रिक देख लेना, उसके ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। 100% श्योर है कभी भी गलत नहीं होंगे। विटामिन डी से रिलेटेड है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा विटामिन डी से संबंधित। जी हाँ जी, जितेंद्र जी, अविनाश जी, दीपक जी, बहुत ही अच्छा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी से रिलेटेड है कैल्सीफेरॉल। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आप सबको इसका आंसर कमेंट करना है, आप सबको इसका आंसर कमेंट करना है। आप सबके लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर जरूर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, जो विटामिन डी उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, तो इसका भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई, कौन सा पानी में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील होता है। आंसर आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए कौन सा पानी में घुलनशील होता है। जी आंसर जरूर बताना है, आप सबको आंसर जरूर करना है, क्या इसका सही आंसर हो। जी जी, विटामिन बी और सी दोनों ही इसका राइट आंसर है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, हाँ जी क्या बोल रहे जी, टॉर्च, कौन सा टॉर्च। जी बताइए फटाफट से आंसर क्या है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर मैंने बता दिया, दोनों ही सही आंसर है। आपको मैंने बताया था एक टाइम, इसका जब क्वेश्चन आया था कि बी और सी, विटामिन बी और सी है वो पानी में घुलनशील है, दोनों आपको याद रखना है। विटामिन बी और सी है जो कि पानी में घुलनशील है। ठीक है, किस में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है। बाकी जो है वो किस में है, वसा में घुलनशील है। आपको यहाँ पूछा गया पानी में घुलनशील, तो दोनों ही आंसर इसका सही है। ठीक है, जिसने जो लगाया उसका आंसर अब देख लीजिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लड़का होगा या लड़की होगी ये निर्भर करता है। लड़का होगा या लड़की होगी ये निर्भर करता है। ऑप्शन आपके सामने माता पर, ऑप्शन बी है पिता पर, ऑप्शन सी है दादी पर, ऑप्शन डी है दादा पर। बताइए क्या इसका आंसर है। बहुत ही अच्छा आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको आंसर बताना है फटाफट से, फटाफट से आंसर बताना है आपको, क्या इसका सही आंसर होगा। फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जी सबको आंसर देना है, लड़का होगा या लड़की होगी वो किस पर डिपेंड है। जी बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पिता पर। ठीक है, किस पर डिपेंड होता है, पिता पर। आपको मैंने बताया लिंग निर्धारण के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो बिल्कुल एक बार जरूर देखे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहीं से आपको सोल्व हो जाएंगे। जिसने वो देख लेना उसका बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा हिंट आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि एक्स और एक्स, ठीक है, स्त्री में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स, और पुरुष में कौन से होते हैं, एक्स और वाई, याद रखना है आपको। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि लड़की होगी या लड़का हो, किस पर डिपेंड है। तो लड़का होगा वो किस पर डिपेंड है, देखिए यहाँ पर एक्स और एक्स मिलेगा तो क्या बनेगा, लड़की बनेगी। एक्स और वाई बनेगा, क्या बनेगा, लड़का बनेगा। तो बिल्कुल किस पर डिपेंड है ये, पिता पर डिपेंड है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो बिल्कुल हम अपने होम पेज पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य की दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आपके पास बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि मनुष्य में जो दैहिक कोशिका होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 या फिर 22 या फिर 46 या फिर 44। क्या इसका सही आंसर है आपको बताना है। मनुष्य के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करें तो यही क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 होते हैं, 22 होते हैं, 46 होते हैं या फिर 44 होते हैं। आंसर आपको देना है फटाफट से। जी जल्दी जल्दी आंसर देना है, भूलना नहीं है क्या इसका सही आंसर होगा। जी बहुत बहुत ही अच्छा आंसर इसका सबको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 46।
मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। भूलना नहीं है आपको किसी भी कंडीशन पर। ठीक है, चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से आनुवंशिकी इकाई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं बता चुका हूं कुछ क्वेश्चन के पहले, मैंने इसका आंसर आपको बताया था, तो अब इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको आंसर देना है निम्न में से आनुवंशिक इकाई है, कौन है? ऑप्शन आपके सामने, जीन है, डीएनए है, आरएनए है, या फिर न्यूक्लियोटाइड है। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है। आनुवंशिक इकाई आपसे पूछा गया है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिए। सबको आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है? और जो कोशिश करेगा वो कभी हारता नहीं है, जिसने कोशिश की वो कभी हारेगा नहीं है। ये तो बिल्कुल राइट फैक्ट है आपके पास। आंसर बताइए क्या इसका सही है। आनुवंशिक इकाई आपसे पूछा गया है जी। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जीन, जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई है। जब मैंने आप आगे क्वेश्चन आया था कि जीन के बारे में पूछा गया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि डीएनए, डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है, और डीएनए की इकाई को क्या बोला था मैंने? वहां पर जीन होता है। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है जीन। जीन एक आनुवंशिक इकाई है, ठीक है? याद रखना है, भूलना नहीं है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन और आता है, लेकिन अभी इसका आंसर आप देंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जी। तो ऑप्शन आपके सामने है, वाटसन ने, ऑप्शन बी है जेकब ने, ऑप्शन सी है क्रिक ने, और ऑप्शन डी है कॉरनबर्ग ने। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है जी। जी अभी सोना नहीं है जी, फटाफट से आंसर देते रहना है, क्योंकि आपका कुछ ही दिनों बाद आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। फटाफट से बता दीजिए जी। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, क्रिक ने दिया था। देखिए केंद्रीय सिद्धांत को आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेंट्रल डोगमा, क्या आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? तो तब भी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्रिक ने, ठीक है? केंद्रीय सिद्धांत को ही सेंट्रल डोगमा कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र आपको पता है, पारितंत्र जिसको बोला जाता है, इकोसिस्टम जिसको बोला जाता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, या प्राथमिक उपभोक्ता। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा संख्या में कौन पाया जाता है? मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, या प्राथमिक उपभोक्ता। फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। पारतंत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है? याद रखना है पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है? प्राथमिक उपभोक्ता सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कंप्यूटर से रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बाइट बना होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बाइट है जो कि बना होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 1024 बाइट, 1024 बाइट से, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 124 बिट से, ऑप्शन सी है 8 बिट से, ऑप्शन डी है 8 केबी से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, कि एक बाइट किससे बना होता है? 1024 बिट से, 124 बिट से, या फिर 8 बिट से, या फिर 8 केबी से। क्या इसका सही आंसर होगा? आप सबको कमेंट करना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। हाँ जी, जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी दीपक जी, दीपक जी, बाकी लोगों सबको कमेंट करना है जी, सबको जो अपने साथ जुड़े हुए सबको कमेंट करना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। क्या क्या बोला मैंने? एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, भूलना नहीं है। कंफ्यूजन होता है लोगों को कि बाइट छोटा है कि बिट छोटा है,
कंफ्यूजन होता है, यही कंफ्यूजन होता है लोगों को कि बाइट छोटा है कि बिट छोटा है। तो बिट है जो कि छोटा है, बाइट है जो कि बड़ा है। स्पेलिंग देख लीजिए, दोनों के स्पेलिंग से भी मिल सकता है आपको। BIT बिट होता है और BYTE होता है बाइट, जो कि बड़ा होता है। जी बिल्कुल, बाइट बड़ा होता है और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, आपको यह भूलना नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको पास क्वेश्चन इस तरीके से है कि नहीं किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने बैरोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, सोनोग्राफी और थर्मामीटर। क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। बैरोमीटर, स्पिग्मोमीटर या थर्मामीटर या सोनोग्राफी। इसका सही आंसर आपको बताना है कि पारा इनमें से किस में उपयोग में नहीं लिया जाता है। जी आंसर आपको देना है, क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट से बता दीजिए। जी बहुत ही अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि बैरोमीटर में क्या होता है, द्रव के रूप में, ठीक है। और स्पिग्नोमीटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बीपी को नापने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसमें भी पारा होता है। और थर्मामीटर में भी पारा होता है, तो तीनों में पारा होता है, तो सोनोग्राफी में पारा नहीं होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है रेलवे में, SSC में, RRB में, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, LPG के घटक है। LPG आप सब जानते होंगे, LPG क्या है, ठीक है। तो LPG का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, LPG क्या है वो भी आपको पता होगी। तो LPG का एक घटक है, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। इनमें आपको ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, ये तो 4 दे रखे हैं, उनमें नीचे ऑप्शन दे रखा है, निम्न में से कौन सा सही है। फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी है थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी है सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी है फर्स्ट और थर्ड। क्या इसका सही आंसर होगा, आपको बताना है। जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, आंसर बताना है। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सेकंड और थर्ड, सॉरी हाँ, जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। थर्ड और फोर्थ है जो कि LPG का घटक माना जाता है। हाँ जी, अविनाश जी, दीपक जी, जितेंद्र जी, राधे जी, बिल्कुल सबको कमेंट करते रहना है, सबको लाइक और कमेंट करते रहिए, ठीक है। और बताते रहिए मुझे आंसर, और सबको लास्ट तक बने रहना है ताकि सबको बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। निम्न में से एक IVF का उदाहरण है, IVF का उदाहरण है, ऑप्शन आपके सामने है गिफ्ट, GIFT, ऑप्शन बी है परख नली शिशु पद्धति, ऑप्शन सी है जुड़वा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, सबको आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा कि एक IVF क्या होता है। इंट्रावेजाइनल फेलोपियन होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंट्रावेजाइनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। आंसर आपको देना है कि क्या है, किससे संबंधित है, किसका एक उदाहरण है। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। परख नली शिशु का एक सिद्धांत है और परख नली शिशु का ही एक उदाहरण है ये, ठीक है। याद रखना है, भूलना नहीं है। इंट्रावेजाइनल या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से एक दुर्बल अम्ल कहलाता है। दुर्बल अम्ल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं। ऐसे अम्ल जो कि जिनमें H+ आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्राएं ज्यादा होती है वो प्रबल होते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होती है वो दुर्बल होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा उदाहरण दुर्बल अम्ल का है। HCl, H2CO3, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है H2SO4, ठीक है। ये H2 है ना,
H2SO4 आपको आंसर याद रखना है। फटाफट से आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जी ऑलमोस्ट सबका आंसर होना चाहिए बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, H2CO3 जो कि दुर्बल अम्ल है, वीक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी काफी सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। आंसर आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है? विद्युत धारा की मात्रा को नापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है ऑल्टमीटर, ऑप्शन डी है एमीटर। क्या इसका सही आंसर होगा? आपको कमेंट करना है, अपना अपना आंसर कमेंट करना है। फटाफट से इसका सही आंसर बता दीजिए कि विद्युत धारा की मात्रा को नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। फटाफट से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जी आंसर सबको बताना है। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अमीटर या ए मीटर है जो कि विद्युत धारा की मात्रा को नापने में काम में लिया जाता है। भूलना नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है सॉरी कि विभवांतर को मापने के लिए किसको काम में लिया जाता है, या विभवांतर को नापने के लिए आंसर हो जाता है तो वोल्टमीटर इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, कैसा भी क्वेश्चन आए आपको आंसर देना है, कोशिश करनी है आंसर करने की। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी गुजरने पर, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर डैश आपके लगा बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन आपके सामने है, ओला, ऑप्शन बी है शिलावृष्टि, ऑप्शन सी है हिमपात, और ऑप्शन डी है मेघ गर्जन। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। फटाफट से आंसर आपको कमेंट करना है। जी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहिए, क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप जानते होंगे ओला क्या होता है, जो बर्फ गिरती है वही ओला होता है। तो ठंडी हवा के जरिए बारिश का पानी जब गुजरता है ना तो उसे ओला बनता है और वो वापस गिरता है, तो अपन उसको ओला कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पौधे में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? यानी पौधे के कुछ भाग है जो कि आपको ऑप्शन दिए हैं, कौन सा भाग है जो कि पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करता है? ऑप्शन आपके सामने है, तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पत्ती, और ऑप्शन डी है शाखा। आंसर आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको आंसर जरूर बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। पानी और खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है? आंसर आपको बताना है, पौधे का कौन सा भाग काम करता है, तना, जड़, पत्ती या फिर शाखा। क्या इसका सही आंसर होगा? फटाफट से आंसर कमेंट करना है, भूलना नहीं है, सबको आंसर कमेंट करना है। जी जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। जड़ के द्वारा ऐसा होता है, आपको पता है जड़ कहां पर होती है? भूमि के अंदर होती है, और वही पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम करती है। तो जड़ बिल्कुल आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे किया है कि कोई भी वस्तु, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। जी क्या होता है बता दीजिए फटाफट से, क्या होता है? ठीक है, और नहीं याद है तो सुनिए मैं बताता हूं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल
गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसमें से एक पिंड क्या होगी, आपकी पृथ्वी होगी। एक पिंड आपकी पृथ्वी होगी और दूसरा पिंड कोई सा भी हो सकता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के गर्भ के अंदर, पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर क्या होता है, गुरुत्व होता है, गुरुत्व होता है, और वो क्या करता है, आकर्षण का काम करता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। ठीक है, तो उसका जो बल है उसको मापा जाता है, या उसके माप को क्या कहते हैं, यदि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना तो उसके माप को क्या कहते हैं, ऑप्शन आपके सामने, गति कहते हैं, घनत्व कहते हैं, भार कहते हैं, या फिर वेग कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, आंसर आपको बताना है फटाफट से। जी, फटाफट से आंसर बताना है सबको, आंसर बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, भार कहते हैं। किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना तो उसको क्या कहेंगे, भार कहेंगे। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी दीपक जी, बाकी सभी लोगों को कमेंट करना है, लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस के अपन सोल्व करने वाले हैं। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन को चुनना है, कुछ कथन यहाँ पर है जो कि गलत भी है, तो आपको सही को चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ऑप्शन बी है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान समान होता है। ऑप्शन बी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 डिग्री सेंटीग्रेड समान होते हैं, या फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान होता है। आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहिए, क्या इसका सही आंसर होगा। ऑलमोस्ट सबको आंसर पता होगा, सबको इसका आंसर देना है, सबको इसका आंसर देना है, फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल बराबर होता है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर अपन बात करते हैं तो 32 डिग्री होता है, ठीक है, और यदि सेंटीग्रेड में बात करते हैं तो 0 डिग्री होता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। मोबाइल फोन के सिम का क्या अर्थ होता है। सबको पता है, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर सिम है, उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताना है। सिस्टम इन मोबाइल, ऑप्शन बी है सर्वर इनसाइड मोबाइल, ऑप्शन सी है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको बताना है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल के अंदर सिम है, उस सिम का आपको विस्तृत रूप, आपका उसको पूरा नाम आपसे पूछा गया है, आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जी सबको आंसर देना है, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट करते रहिए क्या इसका सही आंसर होगा। फटाफट से बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं ऑलमोस्ट। कोशिश कीजिए, सबको कोशिश करना है, सबको आंसर देना है, फटाफट से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। जो मोबाइल में सिम होता है उस सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। याद रखना है, भूलना नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली वाली परत होती है उसका क्या नाम है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर देना है। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल। किसका इसका सही आंसर क्या होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत आपसे पूछा गया है, शोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, या फिर आयन मंडल है। आंसर आपको कमेंट करना है, फटाफट से आंसर देना है। जी फटाफट से, अभी काफी सारे क्वेश्चंस बाकी हैं इसलिए जाना नहीं है, कमेंट करते रहिए, अपना स्कोर बनाते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल है। और जब मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल आपको भी उतनी ही मेहनत से पढ़ना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वायुमंडल में सबसे निचली परत पूछिए। जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे निचली परत है सौरमंडल। ठीक है, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व उपलब्ध होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि हड्डी में खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध होता है। कौन सा पोषक तत्व होता है आपके हड्डी में, वो आपसे पूछा गया है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। आंसर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि हड्डी में खाद के रूप में प्रयुक्त होता है वो पदार्थ कौन सा होता है आपकी हड्डी के अंदर। आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर बता दीजिए। जी फटाफट आंसर बता दीजिए, क्या इसका सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताना है फटाफट से, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन अभी सोल्व करने वाले हैं अपन। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है फास्फोरस। ठीक है, क्या इसका सही आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से बेकिंग सोडा कौन सा है? निम्न में से बेकिंग सोडा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन आंसर आपको बताना है कि कौन सा बेकिंग सोडा है। आंसर आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बता दीजिए कौन सा बेकिंग सोडा है। आंसर आपको बताना है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन है। आंसर आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए। जी सबको कमेंट करना है, लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट कर दीजिए फटाफट से क्या इसका आंसर है। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कि जो आपका सोडा है, आपका बेकिंग सोडा है, वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपका जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो धोने का सोडा है वो क्या है? तो धोने का सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये पीछे वाला ऑप्शन नंबर बी है वो धोने का सोडा है, और जो आगे का जो लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा है। दोनों का आंसर आपको याद रखना है। सोडियम कार्बोनेट है वो धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट है वो धोने का सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट वो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है। आपको भूलना नहीं है, इसको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी के नाम से आप डायरेक्ट जानते हो, वो किससे बना होता है? पेरिस प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्साइड का, ऑप्शन बी है जिप्सम का, ऑप्शन सी है चूने का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। आंसर आपको बताना है, क्या इसका सही आंसर होने वाला है। फटाफट से आंसर बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? आपको आंसर देना है। जी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिप्सम जो है उससे बना होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का बना होता है। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा या एसिड रेन का कारण बनती है? कौन सी वर्षा है जो कि अम्ल वर्षा, और अम्ल वर्षा आप जानते हैं, यदि किसी भी वर्षा के पानी का पीएच मान, यदि वर्षा के पानी का पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहते हैं, और इससे काफी सारे नुकसान अपने को हो सकते हैं। तो एसिड रेन किसके कारण होता है? ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी है CO,
ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है CH3। आपको आंसर बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। जी सबको पता है आंसर, एक बार फिर से मैं ऑप्शन रिपीट करता हूं, आंसर आपको बताना है CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी SO2 जिसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी CH4 जिसको मेथेन बोलते हैं। आंसर आपको देना है। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको क्या बोलता है, क्या करती है ये, अम्लीय वर्षा के लिए कारण बनती है। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। SO2 जो है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लहसुन की जो विशेष गंध होती है उसका कारण क्या है। आपने देखा होगा यदि आपके घर में या किसी के घर में लहसुन की सब्जी बन रही होगी तो आपको पता चल जाएगी क्या लहसुन वहां पर चल रहा है। तो लहसुन में जो स्पेशल प्रकार की जो गंध आती है ना वो किसके कारण होती है, और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है इसलिए भूलना नहीं है। आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या इसका सही आंसर है। क्लोरो घटक के कारण से, सल्फर घटक के कारण से, फ्लोरीन घटक के कारण से, या फिर एसोडिक एसिड के कारण से। बता फटाफट से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। लहसुन में जो गंध होती है ना वो किसके कारण से होती है, आपको आंसर कमेंट करना है, अपना अपना आंसर कमेंट करना है। जी बिल्कुल आंसर आप सबको देना है, बहुत ही अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सल्फर घटक। यानी सल्फर जो होता है ना वो क्या है, लहसुन में गंध का कारण बनती है। जो स्पेशल गंध आती है ना लहसुन में, तो वो किसके कारण से आती है, सल्फर के कारण से आती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। आपको पता है बैटरी है, जानते हो आप, बैटरी में कौन सा प्रकार का अम्ल या एसिड, अम्ल या एसिड है जो कि काम में लिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोलते हैं, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। क्या इसका सही आंसर है, कार में या किसी प्रकार की जो बैटरी है उसमें कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, आंसर आपको बताना है। फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की जो बैटरी है या किसी प्रकार की बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल काम में लिया जाता है, मोस्टली आपको याद रखना है। ठीक है, चलते अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा होती है। कौन सा पदार्थ है, ऑप्शन आपके सामने, किसमें सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊर्जा होती है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, लोहा, तांबा, पारा या फिर पानी। लोहा, तांबा, पारा या फिर पानी, आंसर आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा होती है विशिष्ट ऊर्जा, लोहा, तांबा, पारा या पानी। आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पानी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश की उपस्थिति में, अंधेरे की उपस्थिति में, उष्ण की उपस्थिति में या फिर खनिज लवणों की उपस्थिति में। आंसर आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। सबको पता है जो हरे पेड़ पौधे हैं वो किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति के अंदर भोजन बनाते हैं। आंसर आपको देना है फटाफट से, प्रकाश, अंधेरा, उष्णता या फिर खनिज लवण की उपस्थिति में। जी बिल्कुल सबको आंसर कमेंट करना है, फटाफट से आंसर देते रहिए, सबको आंसर देना है फटाफट से आंसर, और जुड़े रहना है लास्ट तक, काफी सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के अंदर एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके कारण से वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो कि पौधे के अंदर होती है प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलू किसका संशोधित रूप है।
आलू किसका संशोधित रूप है, यानी आलू किसके रूप में बना होता है, क्या होता है आलू। ऑप्शन आपके सामने है, एक प्रकार की जड़ है, या एक प्रकार की पत्ती है, या एक प्रकार का फूल है, या फिर एक प्रकार का तना है। आलू के बारे में पूछा है कि आलू क्या है, एक प्रकार का तना है, फूल है, पत्ती है, या फिर जड़ है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। आपको आंसर अपना कमेंट करना है, क्या इसका सही आंसर होगा। जी, ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी सिचुएशन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है और काफी सारे क्वेश्चन काफी सारे कंपेटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मछली कहां से सांस लेती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मछली कहां से सांस लेती है। ऑप्शन आपके सामने है, नाक से, ऑप्शन बी फेफड़ों से, ऑप्शन सी है गलफड़ों से, ऑप्शन डी है पंख से। बताइए मछली कहां से सांस लेती है, नाक से, फेफड़ों से, गलफड़ों से और पंख से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड है, तो आंसर बताइए। नाक से, फेफड़ों से, गलफड़ों से और पंख से। जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गलफड़ों से मछली सांस लेती है, जिनको आप किस नाम से जानते हैं, गिल्स के नाम से जानते हो। ऑलमोस्ट सबको पता है मछली किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है, जिनको हिंदी में बोला जाता है गलफड़े। और यदि यही क्वेश्चन स्तनधारियों के बारे में पूछा जाए, मनुष्य के बारे में पूछा जाए, तो किसके द्वारा सांस लेता है, फेफड़ों के द्वारा। फेफड़े होते हैं इनके अंदर, उनसे ही वो श्वासन अंग है। ठीक है, नाक भी है, नाक केवल पार्ट है जिसके माध्यम प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण काम में लिए जाते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण काम में लिए जाते, बताइए किसके रूप में काम में लिए जाते हैं उत्तल दर्पण। ऑप्शन आपके सामने है, टॉर्च के रूप में, ऑप्शन बी है वाहन की हेडलाइट के रूप में, ऑप्शन सी है वाहन के पीछे की लाइट के रूप में, ऑप्शन डी है वाहनों के पीछे के दृश्य दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है। बताइए क्या इसका सही आंसर है। उत्तल दर्पण किसके रूप में काम में लिया जाता है। जी, सुपरवाइजर महिला सुपरवाइजर है, उसमें क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है। ठीक है, तो आंसर बताना है क्या इसका सही आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों के अंदर उत्तल दर्पण का उपयोग में लिया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। जी, आंसर सबको कमेंट करना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक, काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं अभी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत द्वारा नहीं है, सॉरी, ये विद्युत धारा है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। विद्युत धारा के बारे में आपसे पूछा गया है। विद्युत धारा का जो मात्रक है, और मात्रक कौन सा है, एसआई मात्रक वो क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ओम, एम्पियर, वोल्ट या फिर वाट। ऑप्शन आपके सामने है, ओम है, एम्पियर है, वाट है या फिर वोल्ट है। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। विद्युत धारा का पूछा है। जी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक गहरा पेशीय डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, वो क्या कहलाता है। आपको पता है आपकी आंख में पुतली होती है, उस पुतली के साइज को कम ज्यादा करने का काम करता है, वो कौन होता है, कौन करता है। ऑप्शन आपके सामने कौन है, परितारिका, ऑप्शन बी है कॉर्निया, ऑप्शन सी है रेटिनार, ऑप्शन डी है काछाप द्रव्य। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। परितारिका, कॉर्निया या रेटिना या फिर काछाप द्रव्य। आपकी पुतली है आंख की, उसको कम ज्यादा करने में कौन काम में आता है, या कम करने वाला कौन कहलाता है, क्या कहलाता है। आंसर आपको सामने है, आंसर बताना। परितारिका कहलाती है, कॉर्निया कहलाती है, रेटिना कहलाती है, फिर काछाप द्रव्य कहलाता है। जी, आंसर सबको कमेंट करना है, फटाफट से लाइक और शेयर करते रहिए और साथ में आंसर कमेंट करते रहिए। जी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है परितारिका।
क्या कहलाती है? परितारिका। जो आपकी पुतली की साइज को कम ज्यादा करती है उसको क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन आपके सामने है, सीधा वास्तविक और अंधित। ऑप्शन बी है उल्टा वास्तविक एवं साइज में। ऑप्शन सी है सीधा प्रभावी और आधित। ऑप्शन डी है सीधा आभासी साइज में बिंब से छोटा। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? अवतल लेंस के बारे में आपसे पूछा गया है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है वो आपसे पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। सीधा बनता है, आभासी बनता है और साइज में प्रतिबिंब से छोटा बनता है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब एक नींबू को पानी में भरे कांच के गिलास में रखा जाता है, एक नींबू है उसको पानी से भरे कांच के गिलास में रखा जाता है, तो वह अपनी वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देता है या वास्तविक साइज से बड़ा होता है, यह निम्न में से किस घटना के कारण से होता है? आप सबने ये फील किया होगा कि आपने पानी में कोई नींबू डाल दिया तो आपको वो बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताना है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का विक्षेपण होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है, या फिर तीनों ही नहीं होता है। ऑप्शन आप डी है आपके पास, कोई नहीं। तो आंसर आपको बताना है किस कारण से ऐसा होता है। जी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, क्या आंसर है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रक्तचाप या लार का आना या फिर वमन क्या होती है? एक तरीके से उल्टी होती है। वमन किसको कहते हैं? जो आपके उल्टी होती है, और उल्टी को ही अमन कहा जाता है, वमन कहा जाता है। ठीक है, तो रक्तचाप, लार या वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मनुष्य के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य के किस भाग के द्वारा वो नियंत्रित होता है? आपको ऑप्शन दिए हुए, आंसर आपको बताना है। मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस या फिर प्रमस्तिष्क। आंसर आपको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। आंसर आपको बताना है, फटाफट से आंसर बता दीजिए क्या इसका सही आंसर होगा। जी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, मेडुला। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है। रक्तचाप के लिए या फिर लार आना या फिर उल्टी होना, ये इन सबको कौन नियंत्रित करता है? जी, आपका मेडुला है, वो नियंत्रित करता है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, मेडुला है जो कि नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक गाय है? निम्न में से कौन सी पहली ट्रांसजेनिक गाय है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताना है। रोजी, ऑप्शन बी है डोली, ऑप्शन सी है मोली, ऑप्शन डी है एंडी। क्या इसका सही आंसर है? आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, आपको आंसर कमेंट करना है, आंसर बताइए क्या इसका सही आंसर है। जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आंसर याद रखना है, रोजी आपकी पहली ट्रांसजेनिक गाय मानी जाती है। ठीक है, और आपको याद रखना है, और आज के अपने मैराथन का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको अपन कल नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो भी अपने साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो भी नया हमारे साथ जुड़ा है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दे, ताकि उनको आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए और वो हमारे साथ लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन हो सके और बेनिफिट टॉपिक्स को ले सके। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर अपन फिनिश करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है, तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।